हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी एकदम वीआईपी होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज से सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का साइंस स्टार्ट कर दिया जा रहा है। क्लास 10 साइंस में पहले केमिस्ट्री के पार्ट में पहला चैप्टर क्या है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला ही हेडिंग हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हम समझ लेते हैं रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है और एक होता है कैटलिस्ट। इन तीनों को पहले हम समझ लें। देखिए, कहीं भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहां पर आपको इस तरह से एरो देखने को मिल जाएगा। इस एरो के पीछे जो रहता है यानी इसके बैक साइड में जो भी रहेगा वो आपका क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। तो ये तो कहला दिया रिएक्टेंट। अब जैसे ही अभिक्रिया होती है और इधर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसी को कहते हैं प्रोडक्ट। याद रखिएगा, एरो के बैक साइड में जो रहेगा वो रिएक्टेंट और इसी के फ्रंट साइड में जो रहेगा वो प्रोडक्ट। अगर एरो पर ही कोई पाया जाए तो वो कहलाता है कैटलिस्ट। क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट। अब देखिए, आपको सबका पीडीएफ लिखे लिखा मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या फिर अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस चैप्टर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हर चैप्टर का पीडीएफ दे दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, रिएक्टेंट यानी दोज सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट और दोज सब्सटेंस विच फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बट इट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। या तो डिक्रीज कर देगा और या तो इंक्रीज कर देगा। देखिए, अब केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। यहां पर आपका कोई है सबस्टेंस। अब ये सबस्टेंस एक न्यू सबस्टेंस फॉर्म कर ले। यहां पर क्या होगा, न्यू सबस्टेंस। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये जो न्यू सबस्टेंस बना है इसकी प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होगी। ये आपका क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और वही ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका है प्रोडक्ट। यानी डेफिनेशन आपका क्या हो जाएगा केमिकल रिएक्शन का। देखिए, द प्रोसेस इन विच वन सबस्टेंस फॉर्म न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। या आप कह लीजिए कि न्यू सबस्टेंस फॉर्म। देखिए, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, केमिकल चेंजेस। देखिए, ये जो परिवर्तन यानी चेंजेस होते हैं ये टू टाइप होते हैं, एक केमिकल और नेक्स्ट फिजिकल। अगर आप ये नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, केमिकल चेंजेस वही होगा जहां केमिकल रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, ये जो डाइजेशन होता है ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन ये आपका क्या है, तो ये भी है केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। और तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए, ये जो Mg होता है यानी मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंस करने के लिए ये देखिए, ठीक। तो ये सब आपके क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक और प्रोसेस होता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, तो फर्मेंटेशन भी आपका क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए हाँ चलिए, ठीक। तो क्या हो गया एग्जाम्पल, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फर्मेंटेशन। इसके अलावा मिल्क कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के। हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर वाटर फॉर्मेशन कर ले H2O बैलेंसी के लिए। ये देखिए, तो ये आपका क्या था, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। या कह लीजिए कि केमिकल रिएक्शन के दौरान यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या क्या चेंजेस होते हैं वो। इसमें हम पहला देखते हैं चेंज इन कलर।
देखिए जो रिएक्टेंट का कलर रहेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते ही प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे में देखिए हम ले लिए KMnO4, क्या ले लिए KMnO4, नेम क्या है इसका पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इसी में हम मिला दिए सिट्रिक एसिड, क्या मिला दिए सिट्रिक एसिड। अब इसका जो सल्यूशन मिलेगा ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका होता है पर्पल कलर का, कैसा होगा पर्पल कलर, लेकिन ये जो मिलेगा ये आपका कलर चेंज रहे, ये कलरलेस रहेगा, क्या रहेगा कलरलेस। या तो आप देख लीजिए K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर हम इसी में मिला दें SO2 तो इसका जो सल्यूशन मिलेगा देखिए ये तो रहेगा ऑरेंज कलर का, लेकिन ये जो सल्यूशन प्राप्त हुआ ये मिलेगा ग्रीन कलर का, ठीक। या तो कह लीजिए जैसे आप लोग कपड़े में तो नील देते ही होंगे, तो आप पानी लिए हैं वो कलरलेस है, लेकिन जैसे नील मिलाते हैं तो वो ब्लू ब्लू हो जाता है, यानी कलर चेंज। तो क्या हो रहा है वहां पर केमिकल रिएक्शन। ये प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शन की, जहां केमिकल रिएक्शन होगा इनमें से कोई ना कोई एक आपको पाया जाएगा। नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं चेंज इन स्टेट्स। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट का स्टेट और रिएक्टेंट का स्टेट अलग अलग रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए H2 ये क्या है गैस है, और प्लस में O2 ये भी क्या है गैस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर फॉर्मेशन करता है, तो ये किस स्टेट में रहता है लिक्विड, ठीक। या तो जो मोम हो गया, मोम तो सॉलिड स्टेट में रहता है, उसी का हम कंबसन रिएक्शन करा दें तो वो लिक्विड में पहुंच जाता है, तो यानी स्टेट चेंज हो जा रहा है। पहला क्या है चेंज इन कलर, नेक्स्ट क्या है चेंज इन स्टेट। और नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी थर्ड क्या है, तो थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप याद रखिएगा CaO, ये क्या है तो ये है क्विक लाइम। अगर इसको हम वाटर में मिला दें तो जैसे इसको हम वाटर में मिलाते हैं तो ये फॉर्म कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए ये जैसे हम वाटर में मिलाएंगे तो बबल्स निकलने लगते हैं, और वो बबल्स किसके रहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी टेम्परेचर क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ हम देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए इट मीन्स अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है और ये सब उसमें प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही, तो हो सकता हो ये पाया जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब प्रोडक्ट के साइड में गैस निकलेगी, गैस एक्सक्रीट होगी यानी उत्सर्जित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए जिंक है, इसकी क्रिया करा दें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जैसे ही जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक आएगा हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन कहेगा कि हाइड्रोजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। हाइड्रोजन कहेगा ओके जहां पना आई एम गोइंग, तो ये इधर आएगा, ये बना लिया जिंक सल्फेट, और प्लस में H2 ये है आपका गैस, और ये बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह गैस का फॉर्मेशन हुआ, ये आपका चौथी प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट यानी पांचवी और अंतिम प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा जहां केमिकल रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं BaCl2, ये है बेरियम क्लोराइड। जैसे ही इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम सल्फेट के साथ, तो ये सोडियम कहता है हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इधर चले जा रहे हैं। तो ये Ba कहता है अच्छा तुम हमारे घर आ गए हो, हम तुम्हारे घर चले जाते हैं, तो ये इधर आ जाएगा। अब फॉर्मेशन क्या हो जाएगा BaSO4 का, और यही है PPT, क्या है प्रेसिपिटेट, और प्लस में 2NaCl, तो ये बन गया प्रेसिपिटेट। यानी देखिए क्या कहा गया था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो ये डिस्कस किया गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टोटल कितने थे 5। तो देखिए टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स 5 ठो। पहला चेंज इन कलर, नेक्स्ट चेंज इन स्टेट, नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
चलिए देखिए, आप लोगों को कुछ होम टास्क दे दिया जा रहा है, ये करके कमेंट में बताइएगा। पहले से चौथे क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये सब केमिकल चेंजेज है कि नहीं, यानी केमिकल रिएक्शन इन सब में हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में ABC दिया गया है, इसमें आप लोग बताइएगा कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है, और साथ में नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। देखिए, अगर आपको चैप्टर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप टेलीग्राम चलाना नहीं जानते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने हर एक चैप्टर का PDF मंगा सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अगर यही वीडियो आप पूरा टोटली हिंदी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, और यहाँ पर इस वीडियो का PDF लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग घबराइएगा मत, वहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। और साथ में अभी लिखने का मन करे तो जो जो बताते हुए चलेंगे लिखते रहिएगा। कुछ भी इंक्वायरी हो, पूछना वूछना हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, हेडिंग क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखिए, अभी आप पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन। तो जो भी केमिकल रिएक्शन, अभी आप पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन। अब हम उसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दें, क्या कर दें, रिप्रेजेंट। देखो, और ये बाई सिंबल, यानी सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, या कह दो बाई फॉर्मूला, फॉर्मूली। वन मालिक्यूल के लिए फार्मूला यूज करते हैं, बहुत से मालिक्यूल रहे तो फॉर्मूली यूज कर लेंगे। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ जो सिंबल लिखने का तरीका होता है, देखिए बहुत से लोग सिंबल गलत लिखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे Cl, एक कंडीशन है कि C कैपिटल L कैपिटल, दूसरा है C कैपिटल L स्मॉल, तीसरा है C स्मॉल L कैपिटल, और चौथा है C स्मॉल L स्मॉल। अब ऐसे अगर बताएंगे तो आप लोग धड़ाक देखेंगे कि हाँ हाँ दूसरा B वाला सही है, और लिखते भले इस तरह का होंगे या इस तरह का लिखते इस तरह का होंगे, और ये वाला देखते मान बता देंगे हाँ हाँ सही है, लेकिन सुधार नहीं लाएंगे। तो आज से सुधार लाइए। देखिए, सिंबल लिखने का ये रूल होता है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखना है, उसके बाद के जितने लेटर हैं, चाहे 50 करोड़ लेटर हों, सबको स्मॉल में लिखना है। अब आप लोग जरा कमेंट में बताइए सोडियम का कौन सा लिखने का तरीका करेक्ट है। ठीक, ABC। चलिए अगला हम देखते हैं, ये जो केमिकल इक्वेशन होता है इसके टाइप की बात की जाए, टाइप की, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और सेकेंड होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि आपका जो ये येरो है, इसके इस साइड का क्या रहता है, रिएक्टेंट, और इस साइड का प्रोडक्ट। या तो कह लीजिए LHS क्या है, रिएक्टेंट, और RHS क्या है, प्रोडक्ट। अब जो नंबर ऑफ एटम है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल रहें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम से, तो इसी तरह के केमिकल इक्वेशन को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी यहाँ नंबर ऑफ एटम ये इक्वल किसके रहेंगे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के, तो इसी को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, दोज केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और कह लीजिए ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आप लोग याद कीजिए, जब गार्डन में जाते थे तो एक ठो इस तरह का झूला मिलता था, ऐसे एक खो इधर कोई बैठ जाता था, मान लो ये एक खो कोई लड़की है इधर बैठी हुई है, अब एक खो इसी की छोटकी बहन है, बड़की बहन है, ये इधर बैठी हुई है। अब देखने से ही लग रहा है कि ये भैंस के टाइप की है, और ये उचूही उचूही के टाइप की, मतलब इसका वजन बहुत ज़्यादा है, इसका वजन बहुत कम है। अब जाहिर सी बात है ये नीचे चला आएगा और ये ऊपर भाग जाएगा। यानी अगर दोनों का वजन मास इक्वल रहता तो ये ऐसे टिका रहता, ये इस तरह से टिका रहेगा। अब जैसे इधर मास ज़्यादा होगा, धड़ाक दे ये इस तरह से हो जाएगा। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट बोथ साइड इक्वल रहेगा, और नंबर ऑफ एटम भी बोथ साइड इक्वल रहेंगे। लेकिन ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें जो नंबर ऑफ
एटम हैं, आप कह लीजिए रिएक्टेंट, ये इक्वल नहीं रहते हैं किसके, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए नंबर या दोज केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट is not equal to the number of atom of each element of product is called unbalanced chemical reaction। ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है इसको स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, ये याद रखिएगा जनरल नॉलेज के पर्पज से। अब हम सीख लेते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया गया, कंपाउंड दे दिया गया, तो उसमें कौन सा एटम का नंबर कितना है ये जानते रहें। चलिए उसको हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ है H2O, इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है तो देखिए हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, H2, यानी कि इसका नंबर कितना है, 2 है। लेकिन यही ऑक्सीजन को अगर देखेंगे तो इसके नीचे कोई नंबर दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन तो दिखाई दे रहा है ना, यानी कि इसका नंबर कितना है, 1। कितना है, 1। क्लियर। अब इसमें आप लोग जरा बताइए कि नाइट्रोजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पहले कोई नंबर लिखा हो, जैसे में देख लीजिए ये 2 लिख दिया गया, अब यहाँ तो हाइड्रोजन 2 था ही और ऑक्सीजन 1, अब यहाँ पहले भी 2 आ गया, इसका मतलब इस 2 का इसके पीछे जितने भी एटम है सबके नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन 2 है, 2 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4, यानी इसमें हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4। ऑक्सीजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम कितना दिखाई दे रहा है, 1। लेकिन अगर कोई भी कोष्टक में दिया रहे एलिमेंट तो आपको क्या करना है, उसके बाहर जो नंबर दिया गया है उसका मल्टीप्लाई केवल कोष्टक ब्रैकेट में ही करना है, उसके बाहर नहीं। जैसे यहाँ देखिए O और H, O कितना है, 1, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर देखिए 3 लगा है, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में। और H कितना है, 1 और 3 लगा है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी के पहले हम यहाँ 2 लगा दें, इसका मतलब इस 2 का इसके पीछे सब में मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट के नीचे 2 लगा रहे तो मतलब उसका मल्टीप्लाई केवल ब्रैकेट में होगा। अब जैसे इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, ये तो 1 है, 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 2। अब इसी का ऑक्सीजन में गुणा करेंगे, वो तो 3 है और 2 से गुणा कर दिए तो ये कितना हो गया, 6। हाइड्रोजन ये भी 3 है तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6। कितना इजी है, इसको जरा देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना दिखाई दे रहा है, 2। सल्फर 1 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो 1 है, इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब जरा और इंटरेस्टिंग देखिए, ऑक्सीजन कितना दिन दिखाई दे रहा है, 4, ये देखो 4 ही लिखा है ना, 4 ऐसे ही लिखा जाता है जी। अब इसी में क्या करें हम, 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, 12। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जानो, इसी के पहले मान लो हम 3 लगा दिए, अब क्या होगा, इसके पीछे तो सब कैलकुलेट कर चुके थे, लेकिन अब इस 3 का सब में मल्टीप्लाई कर देना है, ईच एटम में मल्टीप्लाई कर देना है। देखो एल्यूमिनियम 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 6, ये सल्फर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 9, ऑक्सीजन 12 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 36। कितना इजी बताओ, ये नहीं आ रहा था, क्या बताएं जी। देखो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, 3 से मल्टीप्लाई किए 12 हुआ, और 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 36। वेरी इजी। अब इसमें आप लोग जरा बताइए पीबी का नंबर कितना है, एन का कितना है और ओ का कितना है। चलिए ओ का हम बता दे रहे हैं, देखिए ओ ऑक्सीजन कितना है, 3। अब इस 3 में इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी में इस 4 का भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3 दूना 6 चौक 24, कितना हुआ, 24। अब आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल में एटम काउंट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, वेरी इजी है सी। लुकिंग हियर, देखिए यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ये भी 2 है। अब हम तनिक प्रोडक्ट के साइड में देख लेते हैं, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, यानी इस साइड भी 2,
रिएक्टेंट के साइड में भी 2, प्रोडक्ट के साइड में भी 2, तो उसको छोड़ देंगे। अब कौन सा नहीं बैलेंस है? ऑक्सीजन के देखो इस साइड 2 है और इस साइड है 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 हो गया है ना। अब यानी यही 2 लगा दें तो क्या हो गया सही? नहीं, ये गलत है। कैसे? देखो ध्यान से, आपको कोई भी नंबर लगाना है तो वो हमेशा मॉलिक्यूल के पहले लगाना है, उसके बाद में नहीं। यानी ये जो 2 यहाँ लगाए हैं इसको हम कहाँ लगा दें, यहाँ। अब आप लोग याद करिए काउंटिंग ऑफ एटम में यहाँ 2 लगाए हैं तो ये जो हाइड्रोजन था इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो गया 4। यानी प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन 4 है, रिएक्टेंट के साइड में 2, यानी इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 4 हो गया। ये लो, हो गया बैलेंस। यहाँ पर पहले 2 लगा दिए और इधर सबके पहले 2 लगा दिए। अब इसका जरा देखिए आपको क्या करना रहता है, जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में अगर आप कोई नंबर लिखना चाहते हैं तो पहले लिखना है, उसके बाद में नहीं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन के पहले हम 2 लिखे हैं H2, ऐसा नहीं है कि इसका होल ट्वाइस कर दिए, ठीक, ये गलत रहेगा। क्लियर है? अब इसका जरा देखिए, यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 2 और इस साइड में कितने हैं 1। अब इसी को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इधर नाइट्रोजन 2 है और इस साइड में नाइट्रोजन 1 है। अब इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन 3 है। अब इसी 3 में ये जो 2 लिखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। और इस साइड में देखो 2, अब 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 6 हो जाएगा, 3 से, वेरी इजी। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 6 हो गया। अब यही 3 यहाँ पर लिख दें, कैसे, ऐसे लिखें, बोलो सही है गलत? अरे वाह, तुम लोग तेज हो गए, अरे वाह वाह वाह। तो ये लो, अभी को हो गया सही। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इधर कार्बन कितना है 1, इस साइड में कार्बन कितना है 1, वाह वाह कितनी अच्छी बात है, इधर 1 इधर 1, कुछ जोड़ना ही नहीं। ऑक्सीजन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, देखो ओ यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ऐसे ही सब रहता तो बैलेंस नहीं करना पड़ता, खुशी की बात जी। इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इस साइड में देखो हाइड्रोजन कितना है, देखो जब एक ही एलिमेंट कई बार लिखा रहे तो सबको प्लस करना है, उसके नंबर को तो उसमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कई बार लिखा रहे, मोर देन 1 बार आ जाए तो सबको प्लस प्लस कर देना है। जैसे देखो हाइड्रोजन यहाँ क्या है 3 है और प्लस में एक बार फिर आ गया तो प्लस कर दो, कितना 1, यानी टोटल कितने हैं 4। इस साइड भी टोटल 4 होने चाहिए, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 4, यानी यहाँ 2 लगा दिए, हो गया ये बैलेंस। ठीक, अब यहाँ इसको देखो, थोड़ा तनीरा लेवल इंक्रीज करते हैं। इस साइड में हाइड्रोजन कितना है 1, और ध्यान देना यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है H कितना है 1 है और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 2, यानी इस साइड में 1 और इस साइड में 2, तो दोनों एक ही रिएक्टेंट के ही साइड में है, तो टोटल कितने 3। इधर देखो यहाँ पर एक को नहीं, इधर H कितना है 2, अब एक प्रोडक्ट के साइड में 2 है, रिएक्टेंट के साइड में 3 है। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, देखो जब एकाक एटम या एलिमेंट लो और ना समझ में आए ना, उसको छोड़कर अगला वाला ले लिया करो। जैसे चलो हम देख लेते हैं यहाँ, इधर देखो Ca कितना है 1, इस साइड में Ca, इधर Ca1 और इस साइड में भी Ca1 है, रहने दो। इधर देखो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का नंबर 1 है और ये होल ट्वाइस होकर 2 आया है, यानी इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नाइट्रोजन 2 है। इस साइड में देखो नाइट्रोजन कितना है n, अकेले दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऐसे पहले 2 लगा दो। अब जैसे पहले 2 लगाएं तो ये हाइड्रोजन जो 1 था ये भी कितना हो जाएगा 2, यानी कि इस साइड हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 4, यानी इस साइड हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 4, अच्छा ये 3 है 4, ठीक। अब यहाँ देखो इधर 2 है, इसको 4 करने के लिए क्या करोगे, आगे 2 लगा दोगे, तो ये भी हो गया, मल्टीप्लाई 2 से हो गया 4। अब इधर ये देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ है 3, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, कितना हो गया 6, और यहाँ पर भी देखो 1 है
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी +2, टोटल कितने हैं 8। इस साइड में देखो 3 है, 2 से मल्टीप्लाई किए 6 और यहाँ 2 है, यानी देखो यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2, टोटल कितने 8 इधर हो 8 उधर हो, यानी ये भी बैलेंस है। तो इधर हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इक्वल, इधर हो इक्वल। तो अब तनिक इंटरेस्टिंग बात, अभी आप लोग पहली बार, आप लोगों में से बहुत लोग पहली बार 10 में हैं, कुछ लोग फेल भी हुए हैं, कोई बात नहीं, इस बार पास हो जाएंगे। तो यहाँ आप लोग ये जब बैलेंस करने के लिए कहा जाता है तो इधर नीचे सब एटम का नंबर लिख देते हैं, ये नहीं लिखना रहता है, बस केवल इस तरह से बैलेंस करके ये बस इतना दिखाना है। जैसे में चलिए हम कुछ और देख लेते हैं। चलिए देखिए इसको हम देखते हैं। अब हम नंबर ऑफ एटम नहीं लिखेंगे, बस बैलेंस करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। अब थोड़ा अब तो आप लोग तेज हो गए ना। देखिए ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, यहाँ ऊपर सनलाइट रहता है और इधर यहाँ क्लोरोफिल रहता है। अब क्या करना है, देखो इधर कार्बन कितना 1, इधर 6, तो इसको भी लो 6 बना दिए। अब इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, टोटल 2 है और इस साइड में 12 है और प्लस में 2 यानी 14। यही हम आगे यहाँ देखो 12 लगा दिए, हाइड्रोजन यहाँ 12 था, लगा दिए 12। अब टोटल इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 24, इस साइड में 12 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो इधर लगा दिए 12 12 24 हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12 होगा और यहाँ का देखो 12 12, वाह वाह क्या बात है, इधर आओ 12 इधर आओ तो 24। इस साइड में देखो 6 है और इधर 6 है यानी 12, और इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 24। यानी इतना ही, बस एग्जाम में आपको इतना ही लिखना रहेगा, इसके नीचे ये नहीं लिखना रहेगा कि सी इधर में 1 दिया था 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 हो गया, ये सब नहीं लिखना है, बस ये ऊपर जो रिएक्शन है वही। इसको जरा हम देख लेते हैं कि ये कैसे बैलेंस होगा। देखिए इधर Pb1 इधर Pb1 इक्वल है, इधर नाइट्रोजन का होल ट्वाइस कर दिए 2 हो गया, यहाँ 1 नाइट्रोजन लो इसको 2 कर दिए, ठीक। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो 3 है, मल्टीप्लाई किए 2 से 6 हो गया, इस साइड में यहाँ 2 2 4 हो गया और ये 6 1 इधर 7, यानी कि इस तरह से ये बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ आगे मॉलिक्यूल में कोई नंबर नहीं है, चलो हम यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक। अब बैलेंस करके देखते हैं, तो यहाँ ये वाला हटा देंगे। इस साइड में Pb लेड कितना है, टोटल 2 है, 2 से 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया। इस साइड में देखो 1 तो लो हो गया 2। इधर नाइट्रोजन क्या है 1, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया और इस 2 में इस 2 से मल्टीप्लाई किए यानी 4, और इधर अकेला है लो इसको भी 4 कर दिए। ऑक्सीजन का देख लो 3 मल्टीप्लाई टू 6 मल्टीप्लाई टू 12, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन और इधर 8 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, यानी टोटल 12, ये भी तो हो गया बैलेंस। कितना ईजी है। अगर फिर भी आपको केमिकल इक्वेशन अगर फिर भी आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, एक दिन लाइव क्लास ले ली जाएगी। आप लोगों ने वो बात तो सुनी ही होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट, इसीलिए आप लोग अभी तक तो पढ़ रहे थे, अब इतना आप लोगों को होम टास्क दे दिया गया है, आराम से इन सबको बैलेंस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना उतना तेज होता जाएगा आप लोगों का। तो ये सब बैलेंस कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, मन करे तो, और नहीं तो खुद से बैलेंस एक बार कर लीजिएगा। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा, हम खाली रहेंगे तो उस पर वीडियो बना देंगे। कोई भी इंक्वायरी हो या फिर PDF प्राप्त करना हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके PDF अपना मंगवा सकते हैं। आज हम जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम नहीं आप लोग जानेंगे। तो आज किस पे बात की जाएगी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन पहले वीडियो में ही बता दिया गया था, दूसरे में केमिकल इक्वेशन, आज ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स। देखिए ये मेनली आपके इतने टाइप के होते हैं, गिन लीजिएगा। पहला है कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन, अगला है डिस्प्लेसमेंट, और अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट, और है रेडॉक्स। इसके अलावा भी आपका जैसे हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो वो इन्हीं सब के अंतर्गत आ जाएगा, उसको भी बता दिया जाएगा। मेनली आपके यही हैं। तो चलिए हम एक एक को डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कॉम्बाइन हो जाएगा, यानी ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, याद रखिएगा सिंगल प्रोडक्ट, यानी
दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देख लीजिए H2 प्लस में O2 रिएक्टेंट मतलब आपस में रिएक्ट किए और क्या फॉर्मेशन किए, वाटर, यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखिए सिंगल प्रोडक्ट है कि नहीं, मतलब एक ही प्रोडक्ट बने, तो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। ये देखिए Mg प्लस में O2 और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। याद रखने के लिए दो बातें, तीर के पीछे कई ठो रिएक्टेंट रहेंगे, तीर के आगे जो भी रहेगा वो अगर सिंगल है तो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। अच्छा, एक आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। अब अगला आप लोग देखिए कॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। देखिए ये बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का, C प्लस में O2 और ये क्या बना लेता है, CO2। किसका एग्जाम्पल, देखिए एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट, यानी टोटल रिएक्टेंट कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट कितना है, 1, यानी सिंगल प्रोडक्ट। तो जब भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर ये आप हिंदी में देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां सब हिंदी में पढ़ाया गया है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form single product is called combination reaction। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन यानी डीकम्पोज हो जाए, ये एकदम अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का। क्या होता है, एकदम अपोजिट कॉम्बिनेशन, यानी वहां प्रोडक्ट सिंगल होता था, यहाँ रिएक्टेंट सिंगल रहेगा, वहां रिएक्टेंट मोर देन 2 होते थे, यहाँ प्रोडक्ट मोर देन 1 रहेंगे। ठीक, अच्छा वहां 2 भी होते थे, ऐसा नहीं है कि मोर देन 2 ही रहे। याद रखिएगा, जैसे CaCO3 सिंगल प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे इसको थोड़ा सा हीट दे दिए, अभी कहता है इस हीट पाक को अब हम ब्रेक हो जा रहे हैं, टूट जाता है किसमें, CaO प्लस CO2 में। तो यहाँ रिएक्टेंट सिंगल और प्रोडक्ट में देखिए मोर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डीकम्पोजिशन यानी जो टूटने वाला रिएक्शन है, ये 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। देखिए अगर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस हीट के प्रेजेंस में हो, किसके प्रेजेंस में, हीट के, तो वो क्या कहलाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, और अभी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक यानी डीकम्पोजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट। और अगर वही कंप्लीट हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में तो उसी को क्या कहेंगे, फोटोलिटिक। इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिक, हीट के प्रेजेंस में थर्मल। क्लियर है इतना। डेफिनेशन देखिए, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इनटू मोर देन 1 प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, फर्स्ट थर्मल, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक, थर्ड फोटोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, देखो डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन हीटिंग, ठीक, इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल में देखो, जैसे यही देख लो, ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो जहां भी ये डेल्टा मिले, ये डेल्टा वैसे अगर किसी एटम के साथ आया या किसी वर्ड के साथ आया तो ये उसमें चेंज बताता है, लेकिन एरो के ऊपर आया मतलब ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां भी ये डेल्टा यानी त्रिभुज मिल जाए तो क्या समझ लेना कि वो है थर्मल इक्वेशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में देख लीजिए एक और, FeOH का होल थ्राइस, ये डिकम्पोज हो जाए Fe2O3 में और प्लस H2O में। बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, बैलेंस करने के लिए नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। तो ये देखिए, आप याद रखिएगा, जब भी हीट आपको एरो के ऊपर मिल जाए या एरो के पीछे रिएक्टेंट के साइड में, तो वो आपका कौन सा रहेगा, थर्मल इक्वेशन। अगर वही हीट इस साइड मिली तो अभी चेंज हो जाएगा, अभी वो भी बताएंगे, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि जो आपका डीकम्पोजिशन की क्रिया है, यानी डिकम्पोज का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो। फॉर एग्जांपल H2O, ये इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में टूट जाता है H2 प्लस में O2। अब ये बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट डीकम्पोज
बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि आपका डिकम्पोज का जो रिएक्शन है, डिकम्पोज का जो प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में हो, सनलाइट। एग्जाम्पल में देखिए ये जो AgCl है, AgBr, ये सनलाइट यानी लो ये सनई को बना दे रहे हैं, दो खूब लाइट जितना चाहिए, ये ब्रेक डाउन हो जाता है Ag में प्लस Cl2 में, यही आपका क्या कहलाता है, फोटोलिटिक। ठीक है, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस कर दे, भगा दे, कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जैसे में देखो इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एटम रहता है या मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देता है, यानी कहेगा एक काम करो घर छोड़ के भाग जाओ, और उसके घर पे कब्जा कर लेता है, यानी कब्जा कर लेना दूसरे के घर पे, उसको भगा के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये हो गया। अच्छा यहाँ दो बातें याद रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब पहचानने के लिए एक आती है रिएक्टिविटी सीरीज, आप लोग याद रखिएगा, कहाँ, इधर A+T लिख देते हैं। देखिए इसमें जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है नीचे वाले के कंपेयर में। जैसे यहाँ इन दोनों की तुलना कीजिए तो कैल्शियम मैग्नीशियम की तुलना में मोर रिएक्टिव। अब अगर जिंक और कॉपर की तुलना कीजिए तो जिंक मोर रिएक्टिव, यानी यहाँ जो ऊपर वाला है वो मोर रिएक्टिव, नीचे वाला लेस रिएक्टिव। अब जैसे यहाँ रिएक्शन लिख दे जिंक प्लस CuSO4, तीर का निशान। अब ये जिंक है कॉपर की तुलना में मोर रिएक्टिव है, तो ये यहाँ आएगा और कॉपर अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर रहा है, पिकनिक पे गया हुआ है। अब जिंक आएगा इस कॉपर को उठा के फेंक देगा, भाग यहाँ से। अब जब कॉपर भाग गया तो उसी के जगह पर कब्जा कर लिया, यानी क्या हो जाएगा, जिंक SO4 और प्लस में कॉपर, बेचारा उदास है कि भगा दिया हमको। अब अगर यही लिखा जाए CuSO4 मतलब Cu प्लस में जिंक SO4, और अब कहा जाए कि Cu आके भगा दे, तो नहीं भगा पाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। तो जब रिप्लेस कर दिया जाए, एक मोर रिएक्टिव एटम लेस रिएक्टिव एटम को रिप्लेस कर दे, तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी का नाम है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट या तो कह दीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी का नाम है, या तो इसी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। आप लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट replace less reactive element and forming the product is called displacement reaction. It is also known as replacement reaction और substitution reaction. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ आयनों का एक्सचेंज होगा। क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम सल्फेट है प्लस में बेरियम क्लोराइड। अब ये जो है ये बेरियम पर 2 पॉजिटिव होता है और ये सोडियम पर 1 पॉजिटिव, पर इसकी संख्या नंबर 2 है तो 2 पॉजिटिव उधर भी। अब ये इधर चला जाता है, ये यहाँ पर चला आएगा, यानी आयनों का एक्सचेंज हो जाता है। क्या बन जाएगा, ये BaSO4 और प्लस में NaCl, ये बैलेंस भी है। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपके 4 मेन टाइप, मेनली 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन, 5 यानी 5वां है रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नोट पॉइंट में कुछ और रिएक्शन है उसको जान लीजिए। फर्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि दोज रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड विच कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी PPT बन जाएगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें PPT बन जाए उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में वही जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल रहते हैं ना, सब में प्रेसिपिटेट बनता है। देख लीजिए जैसे में यहाँ अभी लिखे थे ना BaCl2 प्लस में Na2SO4, अब ये उस साइड जाएगा तो बन गया BaSO4 और यही रहता है PPT, तो PPT फॉर्मेशन हुआ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और प्लस में NaCl बैलेंस कर लीजिएगा। ये आपका पहला हो गया। अब हम समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें जो हीट होती है वो रिलीज होती है। अब ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होगी, रिलीज, यानी ऊष्मा बाहर निकल जाएगी।
ये बाई हीट, या तो हीट के रूप में, या कह लीजिए हीट के अलावा ये लाइट के रूप में। एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए, सम कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर आल्सो एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो यहाँ पर आप ये देखिए, CaO ये क्विक लाइम रिएक्ट करवा दें H2O से, तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में हीट। तो देखिए सिंगल प्रोडक्ट बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और साथ में हीट निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। पहचानने का सबसे सरल तरीका बताएं, जब भी एरो के आगे यानी प्रोडक्ट के साइड में आपको हीट मिल जाए, कहीं देखने को एनर्जी मिल जाए, तो वो क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। अब एग्जाम्पल देख लीजिए जरा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये आपका क्या है, ये CH4 प्लस में O2, तीर का निशान, CO2 H2O और प्लस में हीट, ये आप इक्वल कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए हीट किधर मिल रहा है, प्रोडक्ट की साइड में। जब भी ऑलवेज रिमेंबर, जब भी प्रोडक्ट एरो के आगे यानी प्रोडक्ट के साइड में हीट मिले, तो चुपचाप किस में एरो मारेंगे, एक्सोथर्मिक में। अब इसी का छोटका भाई है इंडोथर्मिक, इसको समझ लेते हैं। इसमें जो एनर्जी होती है ये एब्जॉर्ब होती है, क्या होगी, एब्जॉर्ब, यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, हाँ अभी कुछ देर पहले देखे थे ना, CaCO3, और इधर ये हीट दिए तो ये टूट जाता है CaO और CO2 में। यानी आप एक बात याद रखिएगा, देखिए दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। क्लियर। देखिए पहचानने का सबसे सरल तरीका, अगर एरो के आगे हीट मिल रहा है, कहाँ, एरो के इधर हीट मिल रहा है प्रोडक्ट की साइड में, तो वो आपका क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। और अगर एरो के ऊपर या कह लीजिए एरो के पीछे ये सिंबल मिल रहा है या फिर हीट लिखा हुआ मिल रहा है, तो वो क्या रहता है, इंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन देख लें तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन। इसमें क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस में O2। अब जैसे ही ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, CO2 प्लस में H2O और प्लस में ये 6 हैं, प्लस में एनर्जी। तो अभी बताए ना, एरो के आगे एनर्जी यानी एनर्जी रिलीज हो रही, तो क्या, इंडोथर्मिक। अब देखो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं सम टाइम वो तो इंडोथर्मिक होते हैं, साथ में जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सम टाइम वो भी क्या होते हैं, इंडोथर्मिक। यानी कि जैसे में देख लीजिए वेजिटेबल मैटर डीकम्पोज हो जाए कंपोस्ट में, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट, सम टाइम कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इंडोथर्मिक एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी इंडोथर्मिक। इधर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का देखते हैं, यही रिएक्शन होता है 6CO2 प्लस में 12H2O, सनलाइट यानी एरो के ऊपर एनर्जी, तो क्या, इंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस इंडोथर्मिक, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक। तो अब आप लोग कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ जी बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पहले में क्या दिया है, N2H2 यानी रिएक्टेंट दो ठो हैं और प्रोडक्ट सिंगल। याद रखिए जब भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो वो क्या रहता है, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला देखिए Zn है H2SO4 से H2 को इसे भगा दे रहा है कि भाग जाओ, और H2 रिप्लेस हो जा रहा है, Zn उसको रिप्लेस कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए रिएक्शन पहचानने का एकदम आसान तरीका, दूसरे को भगा दे, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, दोनों जुड़ को सिंगल प्रोडक्ट बनाए, कॉम्बिनेशन, और सिंगल रिएक्टेंट टूट जाए बहुत सा प्रोडक्ट बना दे, डीकम्पोजिशन। देखिए ये यहाँ AgNO3 और ये NaCl, ये इधर चला जा रहा है और Ag इस साइड चला रहा है, ये देखिए क्या बना ले रहा है, AgCl और NaNO3, यानी ये आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और साथ में ये पीपीटी के रूप में रहता है, तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए CaCO3 और प्लस में हीट है। अब जब भी आपको हीट देखने को किधर मिले, एरो के बैक साइड में या एरो के ऊपर, तो वो है एक्सोथर्मिक। गलत, वो इंडोथर्मिक है।
अब जब भी एरो के आगे मिले तब जाके वो एक्सोथर्मिक रहता है। तो एरो के पीछे है तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। और इसके साथ साथ ये भी जानते रहिए, ये है सिंगल रिएक्टेंट, टूट रहा है दो प्रोडक्ट में, यानी ये डीकम्पोजिशन है। क्या है, डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन में हीट की वजह से हो रहा है, यानी थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक, अब तो आप लोग आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये देखो H2 है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करें, अरे हो करंट, जहां भी करंट दिखाए तो ये क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। उसमें भी कौन, इलेक्ट्रोलिटिक। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक। लास्ट का देखो C है, O2 को कह रहे हैं आओ आओ आओ, दोनों जुड़ जाते हैं, बना लिया CO2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। कितना सरल है, अब आप लोग तो एकदम इजी पहचान लेंगे। देखिए याद रखिएगा, जो मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो होते हैं इंडोथर्मिक। यहाँ पर ये देखिए, मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इस क्या होंगे, इंडोथर्मिक। अब तो आप लोग कोई भी रिएक्शन दे दिया जाएगा पहचान लेंगे। ओहो, सच में पहचान लेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब हम इतना दे रहे हैं, आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें से किसका क्या नाम है रिएक्शन का। अगर एक ही रिएक्शन का दो नाम है तो दोनों लिखिए, एक है तो एक लिखिए, नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। Hi dear friends, I hope you all are very well and enjoying your study. Now in this video, I will share knowledge about oxidation number, reducing agent, oxidizing agent, what is redox reaction. Now you will see here. तो पहले हम सीख लेते हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, किसी भी आयन पर या मॉलिक्यूल पर या एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यानी चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए H2O, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का सबसे सरल सा तरीका, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका वैल्यू आप यक्स मान लीजिए। बाकी जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया तो इसका कुछ का इधर हम दिए हैं, ये आपको याद करना रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना है, +1, यानी पहले लिख दीजिए हाइड्रोजन का कितना है, तो +1 लिख दिए। अब देखिए हाइड्रोजन का नंबर यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। जिस भी एटम का जितना नंबर रहेगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2, तो इस 2 से इस प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही एक एटम से दूसरे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। इसका फाइंड करना है तो यक्स मान लिए, और पूरे का क्या दिया है, कोई चार्ज है नहीं, तो इजिकल टू 0। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता, प्लस में होता तो इजिकल टू प्लस, और माइनस में होता तो इजिकल टू माइनस। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 + यक्स इजिकल टू 0। इस 2 को ए साइड भेज दीजिए तो यक्स इजिकल टू, यहाँ +2 है इधर -2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2। अब इसी तरह आप इन सब में लगा फाइंड करिए। देखिए NH3 में n का फाइंड करना है, SO2 में S का फाइंड, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है वो आप अपने से फाइंड कीजिए। अब इसी तरह इसका देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, अभी यहाँ सारणी में इधर दिया गया है, ये आपको याद करना रहेगा। हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2, इसी में मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। अब यस सल्फर का फाइंड करना है तो प्लस का चिन्ह लगाएं और यक्स मान लिए, फिर प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन का -2, यानी यहाँ लिख दिए -2, और ये ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 4, तो लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, इजिकल टू कोई चार्ज है नहीं तो 0 लिख दिए। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना होगा, 2, और प्लस यक्स को ऐसे ही, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 8 इजिकल टू 0। अब इस -8 में से ये +2 माइनस हो जाएगा तो ये -6 इजिकल टू 0। -6 को ए पलटी भेज दीजिए तो यक्स इजिकल टू +6, यानी इसका कितना होगा, सल्फर का +6। वेरी सिंपल। अब इसी तरह इसका देख लीजिए क्या है, Mn4-। देखिए ये H2SO4 में सल्फर का फाइंड कर लिया गया। अब Na2CO3 में C का फाइंड कीजिए, NaH4Cl में N का फाइंड कीजिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए वो कहावत हम लोग सुने हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट, तो इन सब का अपने से निकाल कर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए MnO4 में Mn का फाइंड करना है तो जिसका फाइंड करना है उसका यक्स, प्लस का चिन्ह, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और कितना नंबर है, 4, तो इस 4 से -2 में यानी उसके ऑक्सीडेशन नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे।
इजिकल टू, देखिए यहाँ कोई चार्ज नहीं होता था तो 0 लिखते थे, यहाँ चार्ज है, क्या है, -1 है, तो यहाँ लिख देंगे -1। अगर यहीं प्लस रहता तो यहाँ +1 लिख देते, जितना प्लस रहता वो लिख देते। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 4 में, तो x -8 इजिकल टू -1। अब इस -8 को इधर भेजेंगे तो ये +8 हो जाएगा, यानी देखिए 8 -1 तो ये प्लस में हो गया, x इजिकल टू +7। ये क्या है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ये जो आगे प्लस आया हुआ है ना, ये लगाना रहता है, ये रूल है, ठीक है। अब इसी तरह का अब आप यहाँ फाइंड कीजिएगा, नाइट्रोजन का क्या होता है, CrO2 डबल माइनस में Cr का क्या होता है, तो Cr, बिलार, कुत्ता, इन सब का आपको फाइंड करके बताना है। इसमें फास्फोरस का क्या होगा वो फाइंड करके बताना है। एक और देख लेते हैं, K2Cr2O7। अब इसमें K का कितना होता है, +1 होता है। यहाँ देखिए ये देख रहे हैं ना, K का +1। अब K का नंबर कितना है, 2, प्लस का चिन्ह, Cr इसका फाइंड करना है तो x मान लिए, और इसका नंबर क्या है, 2। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अब देखिए प्लस का चिन्ह, ऑक्सीजन का -2 होता है, और कितने से मल्टीप्लाई, 7 से, क्यों, क्योंकि उसका नंबर 7 है, इजिकल टू 0, ठीक। अब देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 आ गया, प्लस इस 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 7 दूना 14 इजिकल टू 0 हो गया। अब देखिए +2 -40 तो यानी 2x और इधर -12 इजिकल टू 0। अब इस -12 को ओ साइड भेजेंगे तो +12 हो जाएगा, 2x इजिकल टू +12। अब इस 2 को इधर भेज दें तो x इजिकल टू +12 अपान में 2 कट कर x इजिकल टू आ जाएगा +6। तो इसमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अब इसमें H5P3 और O10 में आपको फाइंड करना है कि P3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। आई होप यू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी केयरफुली। अब आप लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे एकदम अच्छे से। तो अब हम समझ लेते हैं ऑक्सीकरण क्रिया, या कह लीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां ना समझ में आए तो जरूर बताइएगा। और पीडीएफ चाहिए तो इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर देन यू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, अंडरस्टैंड। नाउ यू टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड। तो चलिए अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन समझते हैं। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, या तो दूसरे शब्दों में कह लीजिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट। यहाँ पर देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन इससे आकर जुड़ जा रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, CO2, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ देखिए ये Cl Al से Cl जाके जुड़ जा रहा है, यानी एडिशन ऑफ, ये Cl है ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। अगला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और कह लीजिए मेटेलिक एलिमेंट। और अगला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है इसका मतलब वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। या तो कह लीजिए अभी कुछ देर पहले आपको बताएं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, जैसे यहाँ सोडियम का कितना है, 0 है, और इधर Na+, ये देखिए प्लस दिखाई दे रहा है, यानी इस पर चार्ज कितना है, +1। तो 0 से +1 हो जा रहा है। देखिए अगर किसी एटम का पूछा जाए उस पर कोई चार्ज ना रहे इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे देखिए यहाँ सोडियम का 0 है, लेकिन इधर Na+ आयन का +1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 से +1, यानी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए Fi++, तो इसका कितना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहाँ देखिए +3, यानी यहाँ कितना है, +3। तो +2 से +3 यानी इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सेकेंड हम समझते हैं रिडक्शन। रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन का एकदम अपोजिट, वहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर मेटेलिक एलिमेंट, या अदर वर्ड में कहें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर नॉन मेटेलिक एलिमेंट, वही क्या रहता है, रिडक्शन। वहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। ऑक्सीडेशन नंबर इधर इंक्रीज हो रहा था, इधर डिक्रीज हो जाता है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे लेता है तो यह क्या बन गया, Cl-, इसका क्या है यहाँ 0, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 हो गया,
अब जीरो से माइनस जाना मतलब घट जा रहा है ना। जैसे आप अभी ठीक ठाक है, लोन वोन नहीं लिए हैं किसी से, अब एक कंडीशन आए आप किसी से लोन ले लीजिए, तो मतलब आपके ऊपर लोन आ गया ना, मतलब आप और गरीब हो गए। तो गरीब हो जाना मतलब रिडक्शन, अमीर हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन। ये चार्ज के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है। तो यहाँ जीरो से क्या -1 यानी क्या हो रहा है यहाँ रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ सी है, यहाँ ओ है। देखिए इस ओ का कितना है 0, लेकिन यहाँ पर अगर आप निकालेंगे ओ ऑक्सीजन का तो ये कितना आएगा -2 फाइंड करेंगे अगर, तो यानी यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है देखिए 0 से -2 यानी रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहीं लगे हाथ अगर ये दूसरा वाला देखिए, कार्बन का भी कितना है 0 और यहाँ कार्बन का देखेंगे तो ये +4 है। तो यहाँ ऐसे करके यहाँ जाएंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ क्या होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रिडक्शन, इंक्रीज हो जाए ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन होता क्या है। रेडॉक्स अगर इसको हम ब्रेक करें तो दो वर्ड मिलेंगे, रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी ऑक्सीडेशन होगा तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये उल्टा समझ लीजिए, यानी दोज सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और दोज सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझाते हैं इधर एग्जांपल। देखिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता दिए हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। उसको छोड़कर ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर हम समझाते हैं किस तरह से आप फाइंड करेंगे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग। देखिए यहाँ क्या है जिंक और ये है ऑक्सीजन। अगर हम जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ फाइंड करें इसमें जिंक का तो आएगा +2। अब कैसे, तो इसके पिछले ही वीडियो में ऑक्सीडेशन, अभी कुछ देर पहले ही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बता दिए हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यानी +2 से कितना हो जा रहा है 0। इसका मतलब यहाँ क्या हो जा रहा है देखिए +2 0 मतलब घट जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा रिडक्शन। और अभी आप यहाँ पढ़े हैं जिसका भी रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब यहाँ इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर देखेंगे तो इसका हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा +2, यानी यहाँ से जैसे ही यहाँ आए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जिसका भी ऑक्सीडेशन हो क्या रहा है कार्बन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है सीओ में, यानी ये क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या है SnCl2, तो आपको SnCl2 में SN दिखाई दे रहा है तो ये रिएक्टेंट के साइड में है, प्रोडक्ट के साइड में भी आपको SN ढूंढना है, तो यहाँ है SN और यहाँ है SN। अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इसका आएगा +2, कितना आएगा +2, और यहाँ निकाले तो कितना आएगा +4, यानी +2 से +4 हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहीं आप Hg का निकालेंगे तो इसका भी आएगा +2, कितना +2, लेकिन यहाँ Hg का निकालेंगे तो +1 आएगा, तो +2 से कितना हो जा रहा है +1, यानी ये क्या हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में डिक्रीज हो रहा है, और जहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज वहाँ क्या होता है रिडक्शन, मीन्स यहाँ क्या होगा रिडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब उसी तरह और इधर जो दिए गए हैं ये तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए एक और बता देते हैं, यहाँ देखिए इसमें हमको क्या मिल गया यमियन, तो इस साइड में भी क्या देखेंगे यमियन, यहाँ यमियन का होगा +4 और यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसका होगा +2, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो +4 से क्या हो जा रहा है +2, तो क्या हो जा रहा है डिक्रीज, यानी क्या होगा यहाँ रिडक्शन, और जिसका भी रिडक्शन होता है वो क्या कहलाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब सेकंड में यहाँ देखिए इसमें ये 4 है, नंबर आप इंक्लूड कीजिए या नहीं वो आप पर निर्भर है। यहाँ हम Cl का अगर निकालें तो यहाँ पर Cl का कितना आएगा
-1 यही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए इसमें Cl है नहीं, इसमें Cl है, इसका कितना होगा 0। अब देखिए -1 से 0 हो जा रहा है, यानी पहले लोन लिया था फिर उसके बाद लोन चुकता कर दिया, यानी 0 शून्य हो गया, ना लिया है ना दिया, तो ये तो बढ़ जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ ये तो इंक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, कहीं भी अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और अगर जीरो से पॉजिटिव में जा रहे हैं तब भी क्या होगा ऑक्सीडेशन ही। लेकिन अगर आप निगेटिव से जीरो जा रहे हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है ऑक्सीडेशन। और अगर आप जीरो से निगेटिव चले जा रहे हैं इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए कितने से माइनस से किस में गया जीरो में, तो माइनस से जीरो में क्या होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो आप लोगों को इसी तरह का कुछ होमवर्क दे दिया जा रहा है, वो आप लोग कीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया जाता है, आप लोग फाइंड कीजिए कहाँ रिडक्शन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इस चैप्टर का पीडीएफ चाहते हैं लिखे लिखान तो यहाँ इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ मंगवा लीजिएगा। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।